गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम असाइनमेंट हुआ? असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आंसर हाँ हो गया है, बस मुझे सेंड करना है। और आप लोगों का क्या असाइनमेंट में दूं उसी पोर्शन से होगा ना, जिस पोर्शन से मतलब आपने जो पोर्शन कवर करना है। यस मैम। तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछने के अच्छा देखते हैं, कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट डे? स्केलिंग टेक्निक। मैम आज एमएसडी हो एमडीएस होगा, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। ओके, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का मतलब बता सकते हो आप? व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग? मैम वो कस्टमर पर बेसिस हो जाएगा, वो कैसा प्रोडक्ट चूज करते हैं, वो कैसा मतलब उनके लिए क्या प्राइस सुटेबल होगा, क्वालिटी का क्या माने कि कंडीशन होगा, और अवेलेबिलिटी कितना परसेंटेज हो सकता है हर कंज्यूमर को। जैसे डायमेंशन वर्ड का जो क्लियरली मीनिंग होता है ना, वो होता है आप क्या क्या मेजर करना चाहते हैं। सपोज आप एक पर्टिकुलर चीज मेजर करना चाहते हैं, सिर्फ प्राइस के रेफरेंस में बात करना है तो एक डायमेंशन हो गया। प्राइस एंड क्वालिटी की बात कर रहा है, दैट इज 2 डायमेंशन। यस मैम। अदर डायमेंशन, अगर मोर देन 2 डायमेंशन आप एक साथ स्टडी कर रहे हो, देन दैट इज कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन। और आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करो या फिर एटीट्यूड की बात करो या फिर जो भी एट्रीब्यूट ले लो, उससे आप एक से दो से ज्यादा कंपेयर कर रहे हो, देन दैट इज मल्टी डायमेंशन। कहीं भी ये टर्म आता है मल्टी डायमेंशन वर्ड, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग एट्रीब्यूट दैट इज मोर देन 2। यस। तो इसी चीज को हम लोग मेजर करने वाले होते हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। चलो देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू स्टडी द कंज्यूमर्स एटीट्यूड पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन परसेप्शन टेक्निक्स जो भी है। व्हाट आर द एग्जांपल्स अगर देख लीजिए तो इसमें क्या है, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और भी बहुत सारे टर्म्स। जितने भी टर्म्स आप इंक्लूड करते चले जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल में सारा सारा टर्म आ सकता है। ब्रांड, अवेलेबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी, कुछ भी जितना भी टर्म्स यूज कर सकते हो सारा का सारा उठा के ले लो। जितना ज्यादा डायमेंशन आप लोगे, आपका स्टडी उतना ही ज्यादा ब्रॉडर होता जाएगा और कैलकुलेशन और जो स्टैटिस्टिक आपको यूज करना पड़ेगा, जो भी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, वो स्टडी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको अपना स्टडी को कितना ब्रॉड बनाना है। जितना ज्यादा ब्रॉड बनाना है आप उतने डायमेंशन कंसिडर करो, जितना कम ब्रॉडर बनाना है उतना ही कम डायमेंशन स्टडी करो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बढ़ने वाला है डायमेंशन, उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा वो रिसर्च, उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। अगर मनी की बात करें, मनी, एफर्ट, सब कुछ लगने वाला है उतना ही ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें आपका एग्जांपल वही है, आपने सब कुछ ब्रांड सब कुछ इवेलुएट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के एट्रीब्यूट, सॉरी कंज्यूमर्स ने उसका सारा एट्रीब्यूट को कंपेयर किया है, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट, उसका प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, सारा कुछ टर्म और सब कुछ अकॉर्डिंग टू दैट कंज्यूमर। क्योंकि हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, विथ रेफरेंस टू दैट कंज्यूमर कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट को पढ़ना, उसके एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एट्रीब्यूट को स्टडी कर रहे हैं। तो हमें वो सारा इंफॉर्मेशन लेना है फ्रॉम दैट कंज्यूमर। This scaling is used to describe similarity of and preferences of brands. उस ब्रांड में सपोज आपने दो अलग अलग ब्रांड का एक ही प्रोडक्ट लेना है, एक ही प्रोडक्ट आप देख रहे हो, दोनों ब्रांड को जब आप कंपेयर करोगे, क्वालिटी कंपेयर करोगे, ब्रांड कंपेयर करोगे, प्राइस कंपेयर करोगे, अवेलेबिलिटी का कंपेयर करोगे, जो और भी कुछ टर्म्स आए, जो सपोज कोई परसेप्शन होगा, कुछ अपना डिफरेंट ओपिनियंस होगा जो आपको मिला होगा अदर कंज्यूमर से, उन सब पे डिपेंड करता है
आप किसको प्रेफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक डायमेंशन प्राइस के बेसिस पे कंपेयर नहीं किया, क्वालिटी के बेसिस पे भी कंपेयर किया है, उसका जो ब्रांड इमेज होगा, जो आपका परसेप्शन होगा, सबके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे ये शो करता है। देयर आर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका वैलिडिटी ऑफ दैट टर्म है। अब इसके केस में हम लोग डेटा कलेक्शन मल्टी डायमेंशन पे बेस्ड, ऑब्वियसली हमारे पास क्वेश्चनायर जो होगा वो बहुत लार्ज होगा, क्योंकि हर डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, तो क्वेश्चनायर बहुत लार्ज होगा। अब इसमें हमें एक डेटा कलेक्शन जो करना है, वो डेटा कलेक्शन हम करेंगे कुछ पर्टिकुलर मेथड के, नॉन एट्रीब्यूट मेथड एंड एट्रीब्यूट मेथड के बेसिस। और ये जो भी हो रहा है सिर्फ आपको क्या करना है, कलेक्शन एट्रीब्यूट जो भी कंज्यूमर्स का एटीट्यूड है उसके बेसिस पे सिर्फ डेटा ले रहा है। अब नॉन एट्रीब्यूट मेथड और एट्रीब्यूट मेथड जो होगा वो क्या टर्म डिफाइन करता है। पहली बात, जहां एट्रीब्यूट कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया डिफाइंड हो, एट्रीब्यूट टर्म वहां आ जाएगा। जहां स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं डिफाइंड हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कुछ आप कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट कंपेयर नहीं कर रहे हैं। और एट्रीब्यूट अगर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी की बात करते हैं। एट्रीब्यूट टर्म फॉर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए आता है। तो नॉन एट्रीब्यूट मेथड में आप कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जजमेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्वालिटी नहीं, मतलब मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें है नॉन एट्रीब्यूट मेथड में रिस्पोंडेंट आप पूछ रहे हो टू मेक जजमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। सिर्फ आप ये पूछ रहे हो कौन सा अच्छा है, क्यों ले रहे हैं, सिर्फ ये आंसर है आपका। आंसर जो भी टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा आएगा। और सिर्फ डायरेक्टली आप पूछ रहे हैं क्या है, क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, या फिर जो भी क्राइटेरिया जज करके उसने जो फाइनल जजमेंट दिया दैट इज आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है, और सिर्फ वो आप उस पर आप डिपेंडेंट हो। दूसरे केस में क्या बोल रहा है एट्रीब्यूट में, इंस्टेड ऑफ रिस्पोंडेंट सेलेक्टिंग द क्राइटेरिया दे वर आस्क्ड टू कंपेयर, प्राइस के बेसिस पे अगर आप लेना चाहें तो कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, क्वालिटी के बेसिस पे लेना चाहें तो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, जहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है, एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। अगर डिफाइंड है तो वो एट्रीब्यूट मेथड होगा, और अगर क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है देन वो एट्रीब्यूट मेथड नहीं होगा, नॉन एट्रीब्यूट मेथड होगा। जैसे देखो, हाँ ये एग्जांपल समझ सकते हैं बहुत आराम से। टू डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर, एज्यूम देयर आर 5 इंश्योरेंस कंपनी, नेम दिया है कंपनीज टू बी इवैल्यूएटेड ऑन 2 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट है कन्वीनियंट लॉयलिटी और कोर्टियस पर्सनल सर्विस। इन दोनों एट्रीब्यूट के बेसिस पे हमें निकालना है, मतलब कैलकुलेशन करना है कि कौन सा आप लेने वाले हैं, क्या उनका वो टर्म है। कंज्यूमर्स परसेप्शन रिगार्डिंग द 5 इंश्योरेंस कंपनीज, जो देगा कुछ भी हो सकता है, क्या है नहीं पता मुझे। फर्स्ट कन्वीनियंट लॉयलिटी और दूसरा कंज्यूमर्स परसेप्शन, इसके बेसिस पे आपको जजमेंट देना है। अब ABCD जो 5 कंपनीज हैं, मैम कन्वीनियंट
लोकेलिटी क्या हो गया? कन्वीनियंट और लोकेलिटी, लोकेलिटी कहाँ था? पहले में मैम लिखा ना कन्वीनियंट लोकेलिटी। हाँ, कन्वीनियंट लोकेलिटी। हाँ, तो वो आपके बेस मतलब कितना आपके लिए आसान है किनसे कराना, जो कंज्यूमर्स आप ले रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, कौन किनसे लोगे? मान लो कोई बहुत दूर से आया है, जो आपके लिए जाके कहीं और जाके जमा करना है। जैसे कभी कभी होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लेते हैं तो आप उसका पैसा जमा करने वाले हैं, अब तो खैर अकाउंट वाला और ये केस हो गया है, बट ऐसे क्या होता था कि आप जिस ब्रांच से ले रहे हैं आपको वहीं पे पैसा जमा करना है, आप वहीं से निकाल सकते हैं। जो भी करना होगा मतलब आपका जो काम है वो सिर्फ वहाँ का इंसान करने वाला है। और अब बहुत सारा ऐसा जैसे इंडियन LIC वगैरह है, तो आप कहीं भी अकाउंट मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी जाके पैसा जमा कर सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अब इसमें ये भी है कि किस मतलब आप जिस एजेंट से करा रहे हैं, जिस कंपनी से करा रहे हैं, वो कंपनी कहाँ की है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। एक कन्वीनियंट लोकेलिटी के बेसिस पे और दूसरा कोर्टियस पर्सनल सर्विस का है। अब एक में आपको सर्विस कैसा मिल रहा है उसकी बात करो। कोर्टियस पर्सनल सर्विस अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, बट वो उसका लोकेलिटी बहुत दूर हो, तो वहां से हमारे लिए करना ही बहुत मुश्किल हो। तो इन दोनों एट्रीब्यूट के बेसिस पे जजमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे 4 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया। एक कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, कोर्टियस, नॉन कोर्टियस, 4 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा किसी ABCD का, अब इसमें देखो हमारे पास जो टर्म है जजमेंट, हम किसी ये जो पॉइंट है वो हम बाद में डालेंगे। ABCD हमारे पास 5 इंश्योरेंस कंपनीज है। अब इसमें किसका सिलेक्शन करना है, ये तो कंज्यूमर को सेलेक्ट करना है। हमारे पास जो एट्रीब्यूट दिया है वो मल्टी डायमेंशन के टर्म में तो दिया नहीं है, सिर्फ 2 ही डायमेंशन है हमारे पास, उसका पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखो B एंड E, जो ये डेटा के बेसिस पे किया हुआ है, ये ओपिनियन आपको ये पहले से नहीं पता होता, कंज्यूमर्स का ओपिनियन है उसके बेसिस पे दिया हुआ। अब इसके बेसिस पे देखना है कौन सा कन्वीनियंस है कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म अगर देखें C, तो देखो कन्वीनियंट भी है, कोर्टियस भी है, ठीक है। तो ये टेबल होगा अगर हमें सेलेक्ट करना है किसी 5 का। तो ये करना है वो जजमेंट हम लोग बाहर वाले कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो डेटा है वो किसका है, जो इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। आपके पास जो डेटा प्रीवियस मिल रहा है वो प्रीवियस डेटा कहाँ से मिल रहा है, ओपिनियन उनका ऐसा है और वो हो चुका है, या फिर उनका एक्सपीरियंस है, या फिर उनका परसेप्शन है, कुछ भी वैसा है जिसके डेटा आपने लिया है। इसके बेसिस पे आपको खुद के लिए जजमेंट करना है, वो रिसर्च करने के बाद की चीज है। तो यहाँ पे मान लो कुछ टर्म अगर देखें यहाँ कन्वीनियंट और कोर्टियस, अगर देखो D में तो ये भी ज्यादा बेटर होगा। E में देखिए कन्वीनियंट है बट नॉट कोर्टियस, इनकन्वीनियंट नॉट कोर्टियस, इसमें क्या है इनकन्वीनियंट एंड कोर्टियस। अब इसके बेसिस पे कंपैरिजन किया हुआ है। देखो 5 into B and E are dissimilar insurance companies, ऑब्वियसली दोनों अपोजिट में जा रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव जितना आपको इधर दिख रहा होगा सेम यही चीज यहाँ दिख रहा है, दोनों डिसिमिलर। C is being located very conveniently, obviously convenient and courteous. A is less convenient in location as compared to E, less convenient as compared to E। A आप देखो यहाँ लेस कन्वीनियंट, ऑब्वियसली ये तो कन्वीनियंट है ही नहीं, इट इज इनकन्वीनियंट सेक्शन में आ रहा है। तो इनकन्वीनियंट, तो A इज लेस कन्वीनियंट इन लोकेशन एज कंपेयर टू E। ऑब्वियसली D इज लेस कन्वीनियंट इन लोकेशन देन C, ऑब्वियसली C ज्यादा कन्वीनियंट है। E इज लेस कन्वीनियंट, ये सब कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास सर, जो इस ग्राफ से कंक्लूड करके लाया गया है। अब इस सब के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंपनी कौन सी लग रही है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है?
बताइए तो। सब रिलायबल, जो कन्वीनियंट भी है, कोर्टेस भी है। सी, बिकॉज डेटा में देखो तो ये टर्म जो है वो कम दिखेगा, यहाँ भी आपको ग्राफ में दिखेगा तो ये कम दिखेगा। यहाँ हो गई ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी ज्यादा डिस्टेंस है। इनकन्वीनियंट, इसमें तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही चला गया, तो जरूरत ही नहीं है हम लोगों को देखने की। अगर हमें सबसे इफेक्टिव रिजल्ट तक पहुंचना है तो दोनों का पॉजिटिव देखेंगे, कन्वीनियंट, कोर्टियस। इस सेक्शन में जो है वो सबसे पार्ट दिख रहा है, तो आइदर आप डी और सी कंपनी चूज करें। बट हाँ, ये डेटा का जो ये स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई एक्सिस बना दिया है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जब आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 2 से ज्यादा डायमेंशन की बात करेंगे तब ये ग्राफ में आप ऐसे शो नहीं कर सकते। ये आपके पास ये कन्वीनियंस और ये वाला जो टर्म है आपने दिया है, ये तभी पॉसिबल है ना जब आपने 2 डायमेंशन में इसको सिर्फ डिवाइड कर दिया। 2 से पर ऐसे लाइन तो आप बना नहीं सकते हो, तो ये ग्राफ तब वैलिड नहीं होगा, इनफैक्ट उसका यूज ही नहीं होगा। तब आपको बाय स्टेटमेंट जज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया तो नहीं है एग्जैक्टली, ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दे दिया है, बट अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होता, बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट होता, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट आपको ये देखना पड़ेगा। उस केस में आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो एक पूरा सेट बना लो, कन्वीनियंट लोगों में कितना ओपिनियन आया है, इनकन्वीनियंट का कितना ओपिनियन आया है, ठीक है, कितने लोग ये कर रहे हैं। नेक्स्ट में बता दीजिए कोर्टियस का कितना आया है, ये उसके बेसिस पे। नेक्स्ट नॉन कोर्टियस का कितना ऑब्जर्वेशन आया है, अब इसके बेसिस पे आप निकालते चले जाओगे, और इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं मैच करके इसके लिए एक अलग टेस्ट आता है, उसका स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं या कुछ और टेस्ट वो यूज कर सकते हैं। तब हमें इस तरह का डेटा निकालना पड़ेगा, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चरिंग करने के बाद ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ डीप सेंस में जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम डेटा था और बहुत 2 ही डायमेंशन था, 2 ही डायमेंशन है हमारे पास, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारा जैसे सॉल्व करोगे तब। अब ये एक जो मैंने ये एग्जांपल बताया ना आपको, ये वाला टेबल वाला, इस टेबल को 2 डायमेंशन में आप बना सकते हैं। ऐसे डेटा कलेक्ट कर लो, इस डेटा कलेक्शन के बाद इसको हम 2 डायमेंशनल के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके जो स्टैटिस्टिकल तरीका होगा उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन होगा तब भी, बट ये जो है वो सिंपल प्रेजेंटेशन है, सिंपल वे है टू रिप्रेजेंट द डे ऑफ। जब स्टैटिस्टिकल पार्ट पढ़िएगा तब इसका एक्चुअल यूज समझ में आएगा। To determine the use of multi-dimension by the buyers or the market to know the combination of attribute buyers are likely to prefer, ये ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन के टर्म में ही हमें मिलेगा। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप एक साथ डिस्कस कर रहे हो और उन दोनों को एक साथ सिमल्टेनियसली डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन टर्म ही आएगा। जो भी एट्रीब्यूट आप स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी फीचर्स बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो टर्म आ जाएगा। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट विच आर व्यूज एज सब्स्टिट्यूट एंड दोज दैट आर डिफरेंशिएटेड, इसमें ये भी चीज है कि अगर एक प्रोडक्ट आपने कोई पर्टिकुलर लिया है, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ मान लो सी और डी दोनों पता है इफेक्टिव है यहाँ पे, तो सी हम ले रहे हैं, या तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट लेंगे तो ये लेंगे, तो कंक्लूजन कहीं ना कहीं मिल जाता है, which one can be used as a substitute for segmenting the market। मार्केट का सेगमेंटेशन में भी मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग यूज होता है। देखो जितने भी टूल्स हैं मल्टी डायमेंशन में, आपको यहाँ पे तो एग्जांपल बहुत शॉर्ट में दिया है। अगर मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो कभी भी डायमेंशन बहुत ज्यादा दिखने वाला है, मोर देन 2, ये चीज दिमाग में बैठा लो। 2 डायमेंशन को भी हम मल्टी डायमेंशन बोल ले रहे हैं, बट मल्टी डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन ही है। अब हम जब भी इस तरह को हम मल्टी डायमेंशनल टर्म को स्टडी कर रहे हैं
तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा टर्म्स पढ़ना, बहुत सारा ऐसा डायमेंशन मिलने वाला है। जब बहुत सारा डायमेंशन मिलने वाला है तो आप जो टूल यूज करेंगे वो यही सारे टर्म्स है। SPSS इट इज अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, साथ ये भी वही का है। एक्सेल वगैरह देखते हो वो आपको पता है, एक्सेल में कितने सारे टेबल्स बने हुए हैं। अब डिफरेंट कॉलम बना लो, प्राइस, क्वालिटी, एट्रीब्यूट, ब्रांड, जितना भी टर्म्स है, प्रेफरेंस या फिर लोगों का जो एटीट्यूड है, सारा कुछ 10, 20, 50, 100, 1000 कॉलम बना लो। सारे कॉलम्स को आप एक बार टैबुलेटेड फॉर्म में स्टडी कर सकते हो। तो ये सारा फीचर्स, मतलब जितने भी जिसमें ज्यादा डायमेंशन है, मैंने आपको क्या बताया, पहले ही एग्जाम्पल दिया ना, ये टेबल बना के आप बना सकते हो। ये टेबल बना के बनाना ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू आप फिगर से सॉल्व कर रहे हैं। फिगर से हो सकता है स्मॉल लेवल पे जब आप आए तो आप उसको शो कर सकते हो, आपको एक क्लियर विजन कहीं ना कहीं दिख जाएगा। लेकिन करने के लिए जब प्रैक्टिकली आप जाएंगे ना, तो आपको इसी टैबुलेटेड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बाद में यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ SPSS, SAS और एक्सेल वगैरह जो भी पैकेजेस है, सबका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी केस में आप मल्टी डायमेंशन को स्टडी ही कर पाओगे। यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, सिमिलरली जो भी टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो टर्म आप कॉलम, ये जो हम लोग डिवाइड किया था हमने यहाँ पे, कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, ये कोर्टियस, नॉन कोर्टियस, ये सारा टर्म हमें यहाँ कभी कभी ऐसा है जरूरत पड़ती है किसी एक ही टर्म को डिफाइन करने की। ये अगर हम सेगमेंटेशन चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोर्टियस वर्ड इस्तेमाल किया और इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, कोर्टियस और इनकोर्टियस। यहाँ पे एक टर्म लिया था कन्वीनियंस, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस केस में। तो हमारे पास ये टर्म क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आप किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, और जो स्टडी कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट, उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो किस चीज से रिलेटेड आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, कंसेप्चुअल क्राइटेरिया, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो बताता है ये चेंज, the criteria on which the similarity or gaps may vary during the interview with respondent। और ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है व्हाट द रिस्पोंडेंट थिंक्स, कैसे उस चीज को डील करना चाहता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या माइंड में उसके क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है। और ये जो भी प्रेफरेंसेस और जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं अभी मार्केटिंग के केस में, हमेशा टाइम टू टाइम जो होता है वो जो है हमेशा चेंज होता रहता है प्रेफरेंसेस। और इसीलिए यही है जो लिमिटेशन है मल्टी डायमेंशनल स्टडी का, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का। क्योंकि आप अभी जो टाइम स्टडी कर रहे हो, 2021 में जो स्टडी कर रहे हो, एग्जैक्टली वही स्टडी आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा, या फिर उसी तरह का एटीट्यूड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगले साल भी रहने वाला है। इसके चांसेस बहुत रेयर है। यस मैम। और यही इसका लिमिटेशन होता है, क्योंकि एटीट्यूड के बेसिस पे आप बोल रहे हो, कंज्यूमर्स का अप्रोच ले रहे हो, प्राइस भी चेंज होता रहता है, मार्केट कंडीशन भी चेंज होता रहता है, तो हमेशा ये चीज चेंज होता रहता है, और इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद एक और टर्म था स्टेपल स्केल, जो मल्टी डायमेंशनल स्केल। अभी तक हम लोग सिर्फ स्केलिंग टेक्निक पढ़ रहे थे, तो इस स्केलिंग टेक्निक में नेक्स्ट स्केलिंग टेक्निक जो है वो स्टेपल स्केल है। अगर स्टेपल स्केल की बात करें तो ये जो है सिमेंटिक डिफरेंशियल, आई थिंक सिमेंटिक डिफरेंशियल आपने पढ़ा नहीं था, इट इज डिफिकल्ट टू बाइपोलर ऑब्जेक्टिव। सिमेंटिक डिफरेंशिएशन आपका कब होता था, जब हम, एक मिनट रुको बता दूं क्या है। सिमेंटिक डिफरेंशियल आपका ये जो रेट वाला स्केल है, रैंक ऑर्डर सम स्लिंगर्ड सेल। हाँ, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में जब आपका आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं,
7 पॉइंट्स होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं 7 पॉइंट्स में, सिमेंटिक वाले में, ठीक है। देयर आर नो स्टेटमेंट, यहाँ पे आप 7 राइट हैंड साइड से लेकर फेवरेबल नॉन फेवरेबल तक का हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 7 पॉइंट स्केल, ये 7 पॉइंट स्केल होता है जैसे लिंकर्ट स्केल में होता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, हाँ यहाँ पे बोल सकते हो, देखो उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसी को क्या नॉट रिलायबल और रिलायबल के टर्म में बात करें तो रिलायबिलिटी में -3 मार्क्स दिया, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +3 आ गया मतलब क्या है मोस्ट रिलायबल, -3 आया Yes, ma'am. नॉट रिलायबल। तो ये 7 पॉइंट स्केल जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें 0 जो होता है मिड पॉइंट, जिसको कभी होता है ना ही रिलायबल है मेरे लिए ना ही नॉन रिलायबल है, बस जिसका सिंपल हो कि कुछ भी नहीं है, मतलब 0 टर्म की बात कर रहा है, उस केस में रिलायबिलिटी की तरफ पढ़ेंगे तो पॉजिटिव वाले में, अगर नॉट रिलायबिलिटी की तरफ पढ़ेंगे तो ये वाले में। ये हमारे पास सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है। उसी में आपको ये चीज जो बता रहा है नेक्स्ट वाला स्टेपल स्केल जो होता है, ये मॉडर्न वर्जन जो है ये उसी का है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट पेयर ऑफ बाइपोलर एडजेक्टिव, जब ये डिफाइन करना दो कंडीशन मतलब रिलायबल और नॉट रिलायबल तरह का हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को, गुड और बैड, मान लो ऐसा कुछ टर्म, कुछ एंड पॉइंट है ना हमारे पास, गुड और बैड, रिलायबल नॉट रिलायबल, कन्वीनियंट नॉट कन्वीनियंट, तो ये 2 पॉइंट एडजेक्टिव की तरह हम अगर नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर पॉइंट्स, तब हम स्टेपल स्केल का यूज करते हैं, अदरवाइज सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टेपल as well as the result are very similar to those as for semantic differential. Basic non. The stable scale tend to be easy to conduct and administer. इसको यूज करना ज्यादा आसान और ज्यादा ये है, मतलब इफेक्टिव है, इजी है। अब देखो यहाँ पे नॉन, इसके बाद हमें मिलता है नॉन कंपेरेटिव स्केल्स। बेसिक नॉन कंपेरेटिव हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे, नॉन कंपेरेटिव स्केल ही पढ़ रहे थे, जिसमें लिंकर्ट स्केल, थंगस्टोन स्केल था, सिमेंटिक डिफरेंशियल का ये जो पार्ट अभी जस्ट आपने पढ़ा, स्टेपल स्केल, उसके पहले जो टर्म था मल्टी डायमेंशनल स्केल। तो ये सारा टर्म डिफाइन कर रहे थे, सारा नॉन कंपेरेटिव ही है। और इसमें नॉन कंपेरेटिव स्केल का जो टर्म्स है हम लोग वो देखते हैं क्या बता रहा है, क्या स्केलिंग है, क्या उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला स्केलिंग टेक्निक है जो भी नॉन कंपेरेटिव होगा, दैट इज ए कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। हमेशा कंटिन्यूअस रेटिंग मीन्स जैसे अभी था ना आपके पास -1 से जाके इंक्रीमेंट करते इस पर्टिकुलर पॉइंट तक गया है, दैट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस। Yes, ma'am. और इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कभी भी वो कंटिन्यूअस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है तो कहीं भी उसी के मिड में कहीं ना कहीं बीच में कोई भी पॉइंट मिल जाए, ऑलवेज प्लेस अ मार्क ऑन ए कंटिन्यूअस लाइन। एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कंटिन्यूअस जहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, रिएक्शन ऑन ए टीवी कॉमर्शियल एक एग्जांपल है। अब इसका जो भी टर्म रेटिंग करना है कंटिन्यूअस स्केल में, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करना है, तो ऑब्वियसली ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होगा। जैसे आपका मार्किंग ही है, एक स्केल में पूरा अपने क्लास का मार्किंग अरेंज कर दो, क्या होगा, इट इज ऑलवेज इजी टू कंस्ट्रक्ट। बट इसका जो डिसएडवांटेजेस है, कम्बरसम स्कोरिंग अनलेस कंप्यूटराइज, इसका जो आप जजमेंट करेंगे, जो मतलब कैलकुलेशन करने वाले, वो बहुत मुश्किल होता है, कंप्यूटेशन मुश्किल होता है जब तक आप उसको बाय कंप्यूटर और बाय द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना करें। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हम जो भी पढ़ रहे थे दैट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। ये ग्राफ ध्यान में रखना जो यहाँ पे लिखा हुआ था Yes, ma'am. आपके पास, एकदम दिमाग में बैठा लो कैसे आया। स्केलिंग टेक्निक, कंपेरेटिव, नॉन कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में 3 है, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर एंड कॉन्सोलिडेशन। नॉन कंपेरेटिव में 2 है, कंटिन्यूअस रेटिंग
एंड आइटमाइज रेटिंग। अब आइटमाइज रेटिंग में 3 है, लिंकर्ड, सिमेंटिक और स्टेपल, ठीक है। तो इसी में हम लोगों को आइटमाइज रेटिंग स्केल में देखिएगा लिंकर्ड, हाँ ये वाला लिंकर्ड, सिमेंटिक एंड स्टेपल स्केल, ये 3 है। अब इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिंकर्ड स्केल, स्केल जो नेम है वो लिखा, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑन ए नंबर्ड स्केल। ये जो भी होगा इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें लिंकर्ड स्केल में 5 पॉइंट होता है। जैसे स्टेपल में हम लोग ने सिमेंटिक डिफरेंशियल में क्या पढ़ा था, 7 पॉइंट्स आर ना देयर ना, 7 पॉइंट्स होते थे। उस तरह इसमें कितने होते हैं, 5 पॉइंट। जैसे कोई स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, बोला जाएगा व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, सॉरी डू यू थिंक द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इज गुड, सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाए, देन आप क्या बोलेंगे, strongly agree with this statement, not agree with this statement, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर strongly disagree, agree, यस मैम। agree, ऐसा 5 पॉइंट होता है, जिसमें एक होगा neither agree nor disagree, तो वो मिड पॉइंट होगा। अब ये जो है वो बताता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑन अ नंबर्ड स्केल। आप इस बात से एग्री करते हो, नहीं करते हो, डिसएग्री करते हो, नहीं करते हो, ये चीज। और ये जो भी बताता है, ठीक है, वो आपका एटीट्यूड बताता है, आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया को कैसे देख रहे हैं। तो ये जो भी बता रहा है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट और परसेप्शन। यू आपका अपना ओपिनियन बता रहा है, आपका अपना परसेप्शन बता रहा है, आपका एटीट्यूड बता रहा है। तो ये जब भी मेजर करेंगे लिंकर्ट स्केल में हम, तो हम एक स्टेटमेंट के थ्रू जजमेंट करते हैं। तो ये जो भी मेजरमेंट होता है ऑलवेज अबाउट एट्रीब्यूट और परसेप्शन। ये भी आसान है, और बट ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें, और बहुत सारे 5 ऑप्शन है। किसी को भी जज करने में, जैसे आपका प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में क्या ओपिनियन है, तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, कैसा होगा, क्या कंडीशन है। तो इसलिए ये चीज जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बना देता है इसको। दूसरे केस में सिमेंटिक डिफरेंशियल है, ये हमारे हमेशा बाइपोलर लेवल की बात कर रहा है, जैसे अभी था मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी बाइपोलर लेवल्स के बेसिस पे है। अब इसमें जो भी हम एग्जांपल कुछ भी ले लो, ब्रांड अच्छा है, गुड बैड, प्रोडक्ट अच्छा है, गुड बैड, कंपनी इमेज, गुड बैड। अब इन गुड और बैड के बीच में कुछ रेंज होगा हमारा, तो हमेशा बाइपोलर टर्म है। और ये अब देखो, ये जो है ज्यादा वर्साटाइल हो जाता है एज कंपेयर टू लिंकर्ड, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस 5 ही हैं और यहाँ पे आपके पास ज्यादा है। लिंकर्ड स्केल में हमेशा स्टेटमेंट होता है, रेंज डिफाइन नहीं होता, बट यहाँ रेंज डिफाइन होता है, मैक्सिमम मिनिमम, मतलब ये गुड और बैड के बीच में कहीं ना कुछ होगा। तो ये जो भी टर्म होगा वो आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन देता है। It is difficult to construct appropriate bipolar adjective. ये मुश्किल है, क्योंकि हमेशा आप गुड और बैड के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते सबको। ये प्रोडक्ट हाई लो ऐसा है, प्राइस हाई लो, तो हमेशा इस टर्म में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे केसेस में होता है, जब कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर नहीं कर पाते देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज स्टेपल स्केल, ठीक है। यस मैम। स्केल और न्यूट्रल पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, ये सेम वे में करने वाला, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर ओवर, आराम से फोन पे भी पूछ सकते हो, बट कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई। समटाइम इट इज कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई, बिकॉज यहाँ पे जो आप इसका जो सिमेंटिक वाला केस था वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइपोलर मिल नहीं रहा है, बाइपोलर मिल जाता है तो सबको समझ में बहुत आसानी से आता है, जिसको नहीं समझ में आने वाला उसको भी आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिलता, तो हमें इस टर्म में आना पड़ता है, जो कि दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक है। मैम इससे क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में? ये थोड़ा याद रखो ना, तो उस पे बेस्ड स्केलिंग से क्वेश्चन आता है। स्केलिंग से आपका असाइनमेंट वाले में भी क्वेश्चन आया है, आपने देखा हो। मैम आप ओके। असाइनमेंट में क्वेश्चन आया है स्केलिंग से, तो ये सारा स्केलिंग का कैरेक्टरिस्टिक
सारा स्केल, सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल याद रहे तो अच्छी बात है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये टेबल याद रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बाकी सारा चीज़ आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आने वाला है, तब करने वाले हो। और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वाला बात करें तो ये टेबल याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसको पे एकदम अच्छे से रट जाओ। ठीक है, यस इससे यस मैम। क्वेश्चन बनने का जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सपोज कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी बता दिया, सपोज इन सब में पूछा वर्साटाइल इज द नेचर ऑफ विच स्केल, 10 ऑप्शन दे दिया, आपको पता है वर्साटाइल इज द नेचर ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आइटमाइज रेटिंग स्केल का एक पार्ट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बहुत ट्रिकी वे में तुरंत बना सकते हो। ठीक है, यस मैम। करके देखिएगा। लिंकर्ट स्केल का कुछ आइडिया था आपको, है? नो मैम, बस पढ़ाई हो रहा है अभी। देखो लिंकर्ट स्केल में ना कभी पता नहीं कॉलेज वगैरह में पूछा है या नहीं, इस तरह का नो ओपिनियन, मैम। इस तरह का ओपिनियन लिया जाता है। जैसे मान लो आप क्या सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मार्केट के बारे में। जैसे इसमें देखो ना बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, सेल्समैन एट द शॉपिंग मॉल आर कोर्टियस। आप जाते हो शॉपिंग मॉल में, आपको पता है शॉपिंग मॉल में सेल्समैन मिलते हैं, क्या वो कोर्टियस होते हैं या नहीं होते हैं, अब आपका जजमेंट देना है। ये हमेशा आपके एटीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा। तो वहां पे देखना है कैरेक्टरिस्टिक में, इसमें एट्रीब्यूट मेजरमेंट सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखो आप इस बात को डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, या फिर इस बात से एग्री करते हैं कि शॉपिंग मॉल पे जो भी सेल्समैन होते हैं दैट आर कोर्टियस। सो एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, ये आप डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था अभी जस्ट, जो लिंकर्ट स्केल है, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, परसेप्शन। ये परसेप्शन और एटीट्यूड क्या आपके ही माइंड में है, जो आप गए हैं, देखे हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। वही है ना ये स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे सेल्समैन एट शॉपिंग मॉल आर कोर्टियस। आप कोई यस मैम। एग्री करो डिसएग्री जो भी करोगे उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाएगा। शॉपिंग मॉल डजंट हैव इनफ पार्किंग स्पेस। शॉपिंग मॉल में ज़्यादा पार्किंग स्पेस नहीं होता। अब ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उसके बेसिस पे ही आपको आंसर करना है। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, जो भी क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एट्रीब्यूट एटीट्यूड ही आप ये आंसर करने वाले हैं। इस तरह का कभी भी जब स्टेटमेंट आपको मिले, ऐसा स्टेटमेंट मिले जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाए और यही ऑप्शन रहे, 5 ऑप्शन, यही 5 ऑप्शन रहेगा हमेशा मैक्सिमम केसेस में, तब आप समझ लेना दिस जो सर्वे है वो सर्वे फॉर्म किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिंकर्ट स्केल। लिंकर्ट स्केल में यही 5 पॉइंट होते हैं। इन 5 पॉइंट पे के बेसिस पे स्पेलिंग, जैसे प्राइसेस ऑफ आइटम्स आर रीजनेबल, क्या शॉपिंग मॉल में प्राइसेस ऑफ आइटम्स जो है वो रीजनेबल होते हैं? आप इस बात को एग्री करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो, जो भी है एट्रीब्यूट इस पे डिफाइन करना है। ठीक है, और लिंकर्ट स्केल अगर देखो तो सोशल और पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जहां आपको पब्लिक ओपिनियन लेना हो और क्वेश्चन आपका सेंटेंस के फॉर्म में हो। मॉल हैज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू चूज, तो ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है। अब इस स्टेटमेंट को आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, जो भी, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इस तरह का जो भी ऑप्शंस होगा वो लिंकर्ट स्केल के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यस मैम। इसको एक बार देख लो आप लोग, बुक मिल गई है ना
आप लोग यस मैम, बुक मिल गई है। हाँ तो फिर देखते पढ़ते वढ़ते नहीं है आप हाँ लोग। यस मैम। रिसर्च मेथोडोलॉजी जितना डीप सब्जेक्ट है उतना ही तुम लोग कम पढ़ते हो। जितना ज्यादा ये क्या हुआ था, हमें का डिस्कनेक्ट हो गया था। यस मैम, नेटवर्क शायद इशू। जितना ही ज्यादा डीप स्टडी वाला सब्जेक्ट है रिसर्च, उतना ही कम आप लोग पढ़ते हो, पता नहीं। ये टेबल एकदम अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। बेसिक नॉन कंपैरेटिव स्केल का जो भी टर्म्स है, स्केल कौन सा टर्म है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल तो खैर याद रहे तो अच्छी बात है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इतना एटलीस्ट रट लीजिए एकदम अच्छे से। उसमें से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्केलिंग का जो आप समझ लो, जितना जो आप पूरा लैंग्वेज में पढ़े हो ना, वो सारा कुछ इस टेबल में दिया हुआ है एक जगह, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एकदम अच्छे से रट लो। देन हम लोग आगे इसके बाद अब टेस्ट देखेंगे। अब टेस्ट जो टर्म है, ये स्केलिंग के बाद का स्टेप है। मैम वॉइस कट रही है। अच्छा, मे बी ठीक है। अब जो भी स्केलिंग टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे उसका टेस्टिंग करते हैं, विच वन इज बेटर, और टर्म है जो स्टडी हमारा है, तो उसके बेसिस पे बस ये चीज अभी देख लेते हैं। क्राइटेरिया जो है गुड टेस्ट का वो क्या है, आपने जो स्केल यूज की, the validity of that scale and the reliability of that scale will determine कि आपका टेस्ट जो होने वाला है, आपका जो रिसर्च है, वो कितना इफेक्टिव होगा। जो भी स्केल आप यूज कर रहे हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यही दो चीज चेक करते हैं। रिलायबिलिटी स्केलिंग कर रहे हो, जो भी टर्म्स यूज कर रहे हो, उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ही चेक करते हैं। रिलायबिलिटी जो टेस्ट सॉरी जो भी स्केलिंग, जो भी टेक्निक, डेटा कलेक्शन, जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, वो कितना रिलायबल है। दूसरा, वो वैलिड भी है उस पर्टिकुलर स्टडी के लिए या नहीं। तो वैलिडिटी टेस्ट और रिलायबिलिटी टेस्ट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन आई थिंक बहुत होता होगा। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, वो रिलायबिलिटी चेक करते हैं हम, और उसकी वैलिडिटी भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी ग्राफ ध्यान में रहना चाहिए कि रिलायबिलिटी टेस्ट हम क्या करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट, बार बार एक ही टेस्ट, जैसे देख लो, सपोज टेस्ट रीसेट टेस्ट मेथड कुछ ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए एक काम को 10 बार करो। कभी कभी होता है ना, एक काम मैंने किया और बहुत अच्छा हो गया, तो कभी कभी ये कंसिडर किया जाता है कि जो आपने एक बार किया और एक बार में बहुत परफेक्ट हो गया, मैम एक क्वेश्चन अराइज हुआ है मैम वैलिडिटी से। हाँ बोलिए। Validity can be assessed by examine all of the following. एंड व्हाट इज ऑल दैट फॉलोइंग? Item validity, construct validity, criterion validity, content validity. मैम एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट छोड़ के, तो कंटेंट तो होगा ही, क्राइटेरियन भी होगा, कंस्ट्रक्ट आइटम नहीं होगा मैम, है ना? आइटम नहीं होगा, हाँ। यस मैम। और इन सब में मैम एक और क्वेश्चन है मैम, which of the following is not an approach to access multi item scale reliability? मल्टी इस आइटम स्केल रिलायबिलिटी। अच्छा, मल्टी आइटम स्केल रिलायबिलिटी। ऑप्शंस? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी,
कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैलिडिटी में चेक होता है ना, रिलायबिलिटी में नहीं होता। देखो रिलायबिलिटी में जब भी हम लेते हैं तो कितना रिलाई कर सकते हैं किसी चीज पे। जैसे मान लीजिए कभी आप कोई काम कर, मैम 7 पॉइंट्स तो मैम इसमें लाइकट्स में तो 11 पॉइंट था और नहीं, 7 में ये था क्या सिमेंटिक? 7 में सिमेंटिक है, यस मैम। 5 है लिंकर्ट में, लिंकट में 5 पॉइंट्स। स्टोन में 11 है। हाँ उसमें 11। यस मैम यस। वो पॉइंट्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। स्केलिंग इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस होते हैं। यस मैम। मैम एक और है, विच स्केल इज नॉट अ आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? ऑप्शंस लाइकट स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। कंटिन्यूअस रेटिंग, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हो ना, देखो यहीं पे लिखा है। यस मैम यस। लिंकर्ट स्केल, सिमेंटिक एंड स्टेपल स्केल, दीज आर आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। जो बच गया दैट इज कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल इज, क्या हो गया, दैट इज नॉट आइटमाइज्ड। Yes, मैम एक और है, scores assigned to continuous rating scale are typically treated as nominal scale, ordinal scale, interval or ratio scale. क्या टर्म लिख बोल रहे हैं, स्टेटमेंट क्या था? Score assigned to continuous rating scale are typically treated as dash data, nominal scale, ordinal scale, interval scaling और ratio scale. नॉमिनल, ये तो चारों ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन के बाद स्टेटमेंट क्या कहा आपने? Scores assigned to continuous rating scale are typically treated as dash data. typically treated as nominal। स्कोर्स असाइन किए है ना आपने, हाँ तो Yes, नॉमिनल होना चाहिए। मैम रैंकिंग के हिसाब से तो वो ही होगा ना। रैंकिंग जब हम करेंगे तो ये तो सिर्फ स्कोर असाइन किया गया है ना, नंबरिंग कहाँ बोल रहा है, रैंकिंग तो बोल नहीं रहा है ये। मैम एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अलग से। हाँ बोले। वो रैंकिंग जो है, द रैंकिंग ऑफ अ टीम इन अ टूर्नामेंट इज डन यूजिंग नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ऑर्डिनल होगा ना? हाँ obviously। यस मैम वही तो। जहाँ रैंकिंग आ गया, ऑर्डर अरेंजमेंट। मैम बहुत सारा और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक इज पॉसिबल फॉर नॉमिनल स्केल वेरिएबल? मीन, मीडियन, मोड। नॉमिनल में मीन, मीडियन, मोड। ऑल ऑफ द अबव। नॉमिनल स्केल में तो हम लोग सब लोग निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड। यस मैम। स्केलिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, स्केलिंग से ही ये क्वेश्चन ये भी बोल रहा है। यस मैम। हमने तो मीन, मीडियन, मोड तीनों तो पढ़े हैं ना। हाँ यहाँ पता नहीं आप लोग पढ़े हैं, पढ़ा तो होगा ना। मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल सकते हैं, बट ये हम लोग किसी पर्टिकुलर केस में निकालते थे, हर केस में नहीं निकलता था, अकॉर्डिंग टू स्केलिंग। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मिल जाएगा, जैसे इसमें था का एग्जांपल रुको दिखा दो। थर्ड केस में जो था, ऑल द स्टैटिस्टिकल मेजर्स कैन बी यूज्ड। पेयर्ड में था आपका मीन, मीडियन इज यूज्ड करके था ना, कहाँ गया, शुरुआत वाले में था क्या, जहाँ हमाम वाला एग्जांपल दिया था आपको। नॉमिनल स्केल में देखो ये बताता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल स्केल, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ओनली मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन मोड ओनली, नॉमिनल के केस में। ऑर्डिनल के केस में बोलता है मीडियन एंड मोड बोथ कैन बी यूज्ड। देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है, मोड एंड मीडियन स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन जो है, it is possible to calculate mode and median only,
व्हेन, जब आपका ये ऑप्शन था ऑर्डिनल स्केल। अमित क्या बोल रहे हैं, म्यूट करके बोल रहे हो। मैम नॉमिनल में क्या था मैम? नॉमिनल में Mode. ओनली मोड। यस मैम। मीन मीडियन स्टैटिकल में है। मीन मीडियन तीनों आपका जो है ना वो आपका, हाँ तीनों ने ना मैम, दो ना, मीन मीडियन सिर्फ। मीन मीडियन सेकंड में ऑर्डिनल में है सर। मीन स्टैटिक में स्टैटिस्टिक कहाँ वर्ड है, देखो स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन जो लिख रहे हो ना, मोड एंड मीडियन इज यूज्ड। मोड एंड यस मैम। आ रहा है जब आपका स्केलिंग जो है दैट इज ऑर्डिनल, दिस इज ऑर्डिनल यस मैम। के केस में वो आ रहा है। एंड जो इसके बाद जो थर्ड था इंटरवल स्केल, इसमें आप तीनों यूज कर सकते हैं इंटरवल स्केल में, जिसका स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन देखिए, ऑल द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। तो ये जो है इसमें सारा का सारा रेशियो स्केल में सारा का सारा स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन अप्लाई हो सकता है। रेशियो में तीन ही होगा, मीन मीडियन मोड तीनों होगा। मीन मीडियन मोड, ऑल द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कैन बी यूज्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका बन ही गया ऐसे ही, है ना? आवाज नहीं आ रही है। पवन सर क्लास है मैम। अच्छा ठीक है चलो। नहीं बोल रही थी इसमें से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन ही गया ना, वो जो है असाइनमेंट वाला यस मैम, यस मैम। सारा आंसर